ओके, आदित्य वधावा, क्या आप सुन पा रहे हैं? ओके, तारुषी, रिया, ओके बेटा, ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने चैप्टर 1 बड़े भाई साहब पढ़ा था, तो आगे का आज कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि बड़े भाई साहब किस तरह से अपने छोटे भाई को डांटते हैं, उन्हें समझाते हैं कि पढ़ाई उन्हें करनी चाहिए और आगे की पढ़ाई कितनी मुश्किल है। ये सारी चीजें वो अपने उपदेशों में उनको समझा रहे थे। ठीक है, सो आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। कल तक जितना पढ़ा था वो समझ में आया? आदित्य बधावा, चलिए, तो आगे का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल उसमें विभिन्न विषयों के बारे में कुछ कुछ बताई गई थी कमियां, कि वर्तमान शिक्षा पद्धति की कौन सी ऐसी कमियां हैं जो कि बच्चे फेस करते हैं, जिन प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहले हमने जिन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, कल इतिहास के बारे में पढ़ा था कि एक ही नाम के अनेक राजा हैं और इसलिए बच्चों को याद रखने में बहुत मुश्किल आती है। और उसके आगे का आज हम पढ़ रहे हैं। अब यहां से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैथ्स का एक बच्चे ने प्रॉब्लम यहाँ पे बताई। बड़े भाई साहब छोटे भाई के सामने पढ़ाई का एक बड़ा भयानक दृश्य खींच रहे हैं अपनी कक्षाओं में, कि आगे की कक्षाओं में उसे कितनी मुश्किलें उसका भाई फेस करता है। नील थरानी, बेटा अपना वीडियो ऑन करो। करण पांडे, वीडियो ऑन कीजिए। तो यहाँ पे वो उन्हें बताते हैं कि इस रेखा पे वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। ये मैथ्स में आप पढ़ते हैं ये सारी टर्म्स, कि अगर किसी बेस पे कोई अगर रे या लाइन है जिस पर कोई एंगल बनता है तो वो उसका डबल हो जाएगा, x 2x, ये जो भी चीजें हैं वो अपने छोटे भाई के सामने बता रहे हैं कि यार हमें क्या मतलब मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद रखिए। हर एक विषय में बच्चे किन परेशानियों का सामना करते हैं उसके बारे में वो पढ़ रहे। पेज 59 पे है। अब हिंदी विषय में क्या प्रॉब्लम आती है? समय की पाबंदी। इस विषय पे जब आप एक निबंध लिखते हैं तो निबंध कम से कम 4 पन्नों का लिखो। नॉर्मली ये लैंग्वेज यूज की जाती है। अगर आप जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहूंगा। हिमाकत का मतलब किसी काम को जानबूझ के कोई गलती करना। तो वो कहते हैं कि समय की पाबंदी, हर कोई जानता है इसके बारे में। वो अपने छोटे भाई से इस बारे में कहते हैं कि समय की पाबंदी, इसकी क्वालिटीज कौन नहीं जानता, लेकिन फिर भी अब कलम हाथ में लीजिए। अभी देखिए यहाँ पे वो उनसे अपने भाई को समझा रहे हैं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। 4 पन्ने मीन्स 4 पेजेस का आपको वो ऐसे लिखना पड़ेगा। अरे जो बात कहनी है वो चटपट कह दे और अपनी राह लें। अपनी राह लें मतलब जिस बात को कहना है वो शॉर्ट में भी कह सकते हैं, इतनी डिटेल में कहने की कहाँ आवश्यकता है। तो संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, है ना उल्टी बात। बालक भी इतनी बात समझ सकते हैं, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़ बेलना एक मुहावरा, इसे अंडरलाइन कीजिए। इसका अर्थ है मुश्किलों या कठिनाइयों का सामना करना। नील, अंडरलाइन कीजिए इसे, ठीक है। इस दर्जे में अव्वल आ तो गए तो पापड़ बेलने पड़ेंगे, अंडरलाइन किया। और नेक्स्ट एक और मुहावरा है इसमें, आटे दाल का भाव मालूम होना। अंडरलाइन कीजिए इसे भी। इसका अर्थ है वास्तविकता का सामना करना। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। जमीन पर पांव नहीं रखते का अर्थ बहुत अहंकार या घमंड करने के संदर्भ में वो अपने छोटे भाई को कहते हैं कि तुम एक क्लास में फर्स्ट क्या आ गए, तुम्हारे तो पांव जमीन पे नहीं पड़ते। ये भी एक मुहावरा है जिसका मतलब है आप बहुत ज्यादा अहंकार या घमंड करना। क्लियर? रिद्धिमा, रिद्धिमा वीडियो ऑफ मत कीजिए, ऑन कीजिए। क्लियर?
नेक्स्ट है, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। इस वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, गिरह बांधिए, गांठ बांध लीजिए, यानी कि याद रखने के संदर्भ में है। ओके, अंडरलाइन कीजिए इसे, याद रखने के संदर्भ में गिरह बांधिए, यानी मैं जो कहता हूं, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, इसलिए इस बात को, मेरी कही गई बात को याद रखना। जीवन का अनुभव ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो नहीं पछताएंगे। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, स्कूल का समय निकट था, इसलिए ये उपदेश माला यहाँ पे खत्म हुई, न जाने नहीं तो कितनी देर और चलती। भोजन आज मुझे निस्वाद, यानी कोई फ्लेवर नहीं, कोई टेस्ट नहीं लग रहा था, क्योंकि वो दुखी था। और यहाँ पे अब वो उसको लगता है कि मैं पास हो गया था, और वो भी फर्स्ट आया था, तब तो मुझे इतनी इंसल्ट का सामना करना पड़ रहा है। अगर कहीं वास्तव में फेल हो जाता तो पता नहीं क्या हालत होती। भाई साहब ने अपनी दर्जे की, अपनी जो बड़ी क्लासेस की पढ़ाई का जो दृश्य खींचा था, उससे मैं भयभीत हो चुका था। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, ये बड़ा ताज्जुब, बड़ा आश्चर्य है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी रुचि ज्यों की त्यों बनी रही। पढ़ता सिर्फ इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए। इसका मतलब समझ में आया? रोज का टास्क पूरा होना, यानी सिर्फ इतना पढ़ रहा है वो, ताकि उसको हर दिन जो रोज उसको याद करने के लिए दिया जा रहा है वो उसको याद हो जाए, और आगे उसका जीवन चोरों की तरह वापस कटने लगा। क्या है चोरों का सा जीवन कटने लगना? ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है वापस डर डर कर रहना। फर्स्ट आने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था, जो आज की डांट के साथ पूरा खत्म हो गया, तो वापस पहले की तरह, चोरों की तरह वो जीवन जीने लगा। नेक्स्ट, सीन 3। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, जो फाइनल एग्जाम्स हुए, और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं तो फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने तो बड़ी मेहनत नहीं की, ऐसी कोई मेहनत छोटा भाई करता ही नहीं था, पर न जाने कैसे अपनी क्लास में अव्वल फर्स्ट आया था। मुझे खुद इस बात का अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात से लेकर सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं। मुद्रा कांतिहीन हो गई, मतलब चेहरे की चमक गायब हो गई थी, इतना हार्ड वर्क किया। लेकिन फिर भी जब फेल हो गए, जब नतीजा सुना, भाई साहब भी रोने लगे, और जो लेखक है, मैं भी अपने लिए, वो कहते हैं मैं भी रोने लगा। अब राइटर क्यों रो रहे हैं? क्योंकि वो यहाँ पे संवेदनाएं महसूस कर रहे थे। बड़े भाई ने इतनी मेहनत की, वो फिर फेल हो चुके हैं, और भाई साहब को, अपने बड़े भाई को दुखी देखकर वो भी रोने लगे। मेरे और भाई साहब के बीच में अब सिर्फ एक क्लास का डिफरेंस था, एक दर्जे का अंतर, यानी एक ही क्लास का डिफरेंस था। अब मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। कुटिल भावना मतलब एक नेगेटिव थॉट, एक ऐसा विचार इनके दिमाग में आया कि अगर एक साल और भाई साहब पास हो गए, फेल हो गए, और मैं उनकी क्लास में आ जाऊंगा, तो अपनी इस विचार को वो कुटिल भावना कहते हैं। और उनको लगता है कि अब तो फिर वो मेरी फजीहत नहीं कर सकेंगे। फजीहत का मतलब क्या होता है? इंसल्ट नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस विचार को मैंने अपने दिमाग से बलपूर्वक निकाला। बलपूर्वक निकालने का मतलब, ताकि बार बार ये थॉट उनके दिमाग में नहीं आए, ये दिमाग में ऐसे नेगेटिव विचार उनके मन में ना आए, ये उन्होंने सोच लिया। मुझे इस वक्त तो अप्रिय लगती है, लेकिन शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ, वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई को कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है, छोटे भाई को, कि शायद मेरी फर्स्ट आने का रीजन कहीं ना कहीं मेरा बड़ा भाई है। और ये शायद सही भी है काफी हद तक, क्योंकि जिस तरह से बड़ा भाई इसको लिमिट में रखता है, इसको अनुशासन में रखता है, कहीं ना कहीं वो रीजन है छोटे भाई की सफलता का। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। नरम पड़ गए थे का मतलब हुआ, पहले की तरह वो गुस्सा नहीं कर रहे हैं, थोड़े छोटे भाई पे थोड़े लिबरल हैं। कई बार मुझे डांटने का अवसर देकर भी धीरज से काम लेते। शायद समझने लगे थे कि अब डांटने का अधिकार नहीं रहा। छोटे भाई को बार बार डांट किस बात पे रहते? पढ़ाई नहीं करने के लिए। लेकिन जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा है लगातार, सेकंड ईयर भी,
दूसरे साल भी, तो उसको पढ़ने के लिए, फेल होने के लिए तो आप नहीं डांट सकते। तो अब ये कहीं ना कहीं लेखक समझ चुका था कि अब भाई साहब मुझे कम डांट रहे हैं और थोड़ा ज्यादा अब ये समय बर्बाद करने लगे हैं। अब इन्हें एक नया शौक आया है कनकौए उड़ाने का। क्या है कनकौए उड़ाना? पतंग उड़ाने के संदर्भ में, ठीक है। पतंग उड़ाने का एक नया शौक था, पूरा समय पतंगबाजी को भेंट कर रहे थे। अदब इतना था भाई साहब का कि जब ये सारी चीजें, ये सारे शौक फरमाने के बाद एक घर आते तो बड़ा नजर बचा के आते कि भाई साहब का सामना नहीं हो जाए। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौआ, कनकौआ मीन्स पतंग, ठीक है, काइट के लिए आता है, बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी। इसे अंडरलाइन कीजिए, ये आशय स्पष्ट करो में आता है, ठीक है। ये इसे अंडरलाइन कीजिए, आंखें आकाशगामी उस पथिक की ओर थी और मन गति से झूमता पतन की ओर जो चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से, विरक्त मतलब बेमन से, नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। अगर आसमान से जब पतंग कटती है तो वो, क्योंकि हवा का प्रेशर ऐसा है कि वो धीरे धीरे पतंग नीचे आती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो ये राइटर प्रेमचंद बोलते हैं, ऐसा एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि मानो कोई आत्मा आसमान से रीबर्थ के लिए, पुनर्जन्म के लिए जब आती है धरती पे, तो विरक्त मन से, उसकी इच्छा नहीं है, बेमन से आ रही है। और कोई काम हम जब बेमन से करते हैं तो क्या होगा? खुश उत्साह से नहीं करेंगे, बहुत खुशी से काम नहीं कर रहे। तो जहां सब कुछ समतल है, ना मोटर कार, ना ट्राम, ना गाड़ियां। अब नॉर्मली आपने ये सीन बहुत बार देखा होगा, जब पतंग कटती है और बच्चे उस पतंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पूरी कंसंट्रेशन आसमान से आती है उस पतंग की ओर होती है। ध्यान ही नहीं देते कि रोड पर चल रहे हैं, ना यहाँ पे मोटर कार है, ना ट्राम, ना गाड़ियां, तो किसी भी चीज से टकरा सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन उन बच्चों का फोकस होता है उस पतंग की ओर। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। अब ये छोटे भाई की बदकिस्मती थी कि ऐसे में मुलाकात होती है उनके बड़े भाई से, उन्हीं से जाके टकराते हैं और उग्र भाव से बहुत नाराज थे बड़े भाई। क्लियर, यहां तक समझ में आया? तारुषी, तारुषी गुप्ता, सुनाई दे रहा है बेटा? वॉइस क्लियर थी? यहां तक समझ में आया आपको? ओके। सो जैसे ही ये पतंग पकड़ने के लिए जाते हैं तो इनकी मुठभेड़ गलती से टकराते हैं अपने ही बड़े भाई से, और वहीं पे रोड पर डांट खाना शुरू हो जाते हैं। उनके भाई साहब उन्हें डांटते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतनी 8वीं क्लास में आ चुके हो, सिर्फ मुझसे एक दर्जा नीचे हो, और उसके बाद अब तुम्हें अपनी पोजीशन का ख्याल नहीं है। अब उसको पुराने जमाने से कंपेयर कर रहे हैं। एक टाइम था 8वीं क्लास में पास लोग तो नायब तहसीलदार, ये कुछ पोस्ट होती है, पटवारी, जैसे पटवारी तहसीलदार, तो ऐसे ही नायब तहसीलदार की पोस्ट उस टाइम पे 8th क्लास पास करने के बाद एग्जाम दे सकते थे। तो उसे बोलता है कि मैं कितने ही मिडिल ची, मतलब जो कि 9वीं 10वीं क्लास पढ़ लेते, मिडिल स्कूल बोलते हैं उसे, आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हैं। इस क्लास को पास करने वाले तो सुपरिटेंडेंट तक बन जाते हैं, और 8वीं क्लास पास कई तो हमारे देश के लीडर हैं, समाचार पत्र के एडिटर्स हैं, संपादक हैं। तो इसका मतलब तुम एक बहुत बड़ी क्लास में हो और अपनी उस क्लास पोजीशन का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। अब वो उसे कहते हैं कि देखो तुम 8वीं क्लास में आने के बाद कैसे यहाँ पे तुम्हें अपने सम्मान का ध्यान नहीं है, तुम 5 साल का सिर्फ अंतर है तुम्हारा और मेरे बीच में, और तुम यहाँ सड़क पे, ये तो कोई एक वर्ड है, बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के लिए उड़ल, इसका मतलब जो सड़क पे बच्चे खेल रहे हैं, तुम उन बच्चों के संग पतंग उड़ाते घूम रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा घर का और अपनी क्लास का, जो भी 8वीं क्लास में आ चुके हो, उसका सम्मान रखना चाहिए। अब वापस एक क्योंकि हमने जैसे पढ़ा था, बड़े भाई उपदेश कला में निपुण हैं। जब डांटना शुरू करते हैं तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लेकर आते हैं अपनी बात समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे वो उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा, मुझे दुनिया का तुमसे 5 साल का अनुभव अधिक है, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते।
और तुम चाहे एमए कर लो या डीफिल या डिलिट, ये बड़ी बड़ी उपाधियां हैं एजुकेशन लाइन की, अगर तुम इन सारी क्लासेस को भी पास कर लोगे तो याद रखना, समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। और अब वो उसको अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दिया जा रहा है अपनी अम्मा का, अपने घर के में जो दादाजी हैं उनका, जो कि शायद इतने पढ़े लिखे नहीं है। ये देखिए यहां से एग्जाम्पल दे रहे हैं अम्मा और दादा का, जो कि हमारे जन्मदाता है, दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। और किस तरह से उन्हें ये भले नहीं पता हो कि कौन से हेनरी, 8वें हेनरी के टाइम पे कौन सी शासन व्यवस्था थी, आसमान में कितने प्लैनेट्स हैं, ये सारी चीजें नहीं पता होंगी, लेकिन लाइफ का जो एक्सपीरियंस उनके पास है वो उनके काम आता है। और अब वो एक इंसिडेंट दे रहे हैं उन्हें कि ये देखो, देव ना करे मैं बीमार हो जाऊं, क्या करोगे तुम दादा को तार दोगे, टेलीग्राम करके इन्फॉर्म करोगे, और अगर दादा तुम्हारी जगह होंगे तो क्या करते? वो किसी को इन्फॉर्म नहीं करते, पहले खुद बीमारी पहचान के इलाज करते, नहीं होता तो डॉक्टर को बुला लेते, और इस तरह से वो घबराते नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट इसमें एक और मुहावरा यूज किया गया, हाथ पांव फूलना, इसे अंडरलाइन कीजिएगा। हाथ पांव फूलना मतलब घबराने के संदर्भ में वो से बोलते हैं कि घर के जो बड़े हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना हो, उनके पास डिग्रियां हो या ना हो, लेकिन तब भी मुश्किल परिस्थिति आने पे वो लोग घबराएंगे नहीं, बल्कि उन चीजों का सामना खुद करेंगे। अब वो बोलते हैं कि देखो यहाँ पे हमें देखो, दादा जो पैसे भेजते हैं घर खर्च के, हम उसको 20 या 22 तारीख तक खर्च कर डालते हैं, और फिर क्या होता है, कोई और हमसे पैसे मांगे ना, धोबी नाई, हम उन सबसे मुंह चुराने लगते हैं। मुंह चुराने का मतलब उनसे नजर बचाते हैं कि कहीं उनका सामना ना हो। इतना पैसा वो हमें भेजते हैं और उस पे भी हम मैनेज नहीं कर पाते। इससे के आधे से भी कम में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत नेक नामी के साथ निभाया है, कुटुंब का पालन किया है। अब ये सारी चीजें वो उन्हें क्यों समझा रहे हैं कि देख, अनुभव जो है जीवन का वो कहीं ज्यादा है। हेडमास्टर साहब का, स्कूल के जो उनके प्रिंसिपल है, उनका वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हेडमास्टर साहब का एक एग्जाम्पल, पहले देखो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए है, घर का इंतजाम खुद कर रहे थे तो हमेशा कर्जदार रहते थे, लेकिन जब से उनकी माँ आई है तो ऐसा प्रबंध किया कि घर में मानो लक्ष्मी आ गई। घर में लक्ष्मी आ गई का मतलब समृद्धि आ गई, प्रॉस्पेरिटी आ गई, जो कर्ज रहना लेना पड़ता था वो नहीं लेना पड़ता। तो भाईजान ये जो गुरूर है अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम मेरी क्लास के पास आ चुके हो, अब तुम स्वतंत्र हो, मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। बेराह का मतलब गलत रास्ते पे नहीं चलने पाओगे। अगर तुम न मानोगे, अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। उम्र में तुमसे बड़ा हूं, क्लास में भले डिफरेंस ना हो, क्योंकि तुमसे उम्र में बड़ा हूं तो मैं इस थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी। बातें जहर लगने का मतलब किसी की बातें पसंद ना आना। मैं उनकी इस नई युक्ति से तो नतमस्तक हो गया। नतमस्तक हो गया मतलब मैंने सिर झुका के एक्सेप्ट किया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ कि मैं कितना छोटा हूं, ये जो मुझे रियलाइज कराया, और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको मुझे ये कहने का बिल्कुल हक है, अधिकार है। छोटा भाई मान चुका था अपने बड़े भाई की बात, और अब वो उनसे कहते हैं, अब ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब जो बड़े भाई साहब हैं अपने मन की बात शेयर करते हैं। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौए उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। अब यहाँ पे बड़े भाई ने उन्हें बताई अपनी मन की बात, उनसे कही कि वो खुद भी ऐसा ही पतंग उड़ाने का मन करता है, वो भी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, बड़े भाई हैं, जिम्मेदारी है छोटे भाई को संभालने की, तो इसलिए चाहकर भी अपनी मन की इच्छाएं वो पूरी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे
जो ये जो स्टेटमेंट है भाई साहब का, इसमें क्या शो किया उन्होंने, किस तरह से छोटे भाई को संभालने की जिम्मेदारी के बोझ तले उनका बचपना तिरोहित हो गया है। तिरोहित हो गया है मतलब दब गया है। बड़ा भाई चाहकर भी बाकी बच्चों की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा। ये फर्स्ट पैराग्राफ जो स्टेटमेंट है उससे उन्होंने शो किया। लास्ट पैराग्राफ, संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली, बेतहाशा हॉस्टल की तरफ भागे। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। अब भाई साहब ने जैसे ही अपने मन की बात शेयर की, अपने छोटे भाई को बता दिया, वो भी उसकी तरह खेलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनके सिर पे जिम्मेदारी है उसे संभालने की, इसलिए वो चाहकर भी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। और इसके बाद जैसे ही उन्हें एक पतंग की डोर वहां पे नजर आई, उन्होंने क्या किया, जंप किया, उछलकर उन्होंने उस पतंग की डोर को पकड़ा और खुशी से बेतहाशा भागते हुए अपने उस हॉस्टल की तरफ वो चल दिए थे। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ हम कल कुछ पॉइंट्स लिख रहे थे, बड़े भाई साहब की विशेषताओं के पॉइंट्स, वो पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप सब, ठीक है। बड़े भाई साहब की विशेषताओं के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। कल मैंने आपको जो पॉइंट्स नोट कराए थे बड़े भाई साहब के लिए, उपदेश कला में निपुण, ये फर्स्ट पॉइंट था। पढ़ाई का दिखावा करते हैं, ये सेकंड पॉइंट था, ठीक है। रुद्राक्ष ये 2 पॉइंट ही कल नोट किए थे, ओके। नाउ नेक्स्ट आगे थर्ड पॉइंट नोट कीजिए, कुशल वक्ता। बड़े भाई साहब की एक विशेषता, कुशल वक्ता, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। पॉइंट 4, आदर्श अग्रज। आदर्श अग्रज का मतलब, अग्रज क्या होता है, वर्ड का मीनिंग क्लियर, बड़ा भाई। जो बड़ा भाई है और बहुत आदर्शवादी है, बहुत अच्छे से अपना काम मैनेज करते हैं, तो आदर्श अग्रज। नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ाई में कमजोर, पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं है। ये स्टार्टिंग में ही छोटे भाई ने मेंशन किया कि एक क्लास को पास करने में उन्हें 2 या 3 साल का समय भी लग रहा है। तो पॉइंट लिखना, पढ़ाई में कमजोर। नेक्स्ट पॉइंट, अपना रौब या प्रभाव कायम करने की इच्छा। छोटे भाई पे बड़प्पन अपना कायम करना जानते हैं, किस तरह से उसको समझा रहे हैं कि मैं पढ़ाई में वीक नहीं हूं, बल्कि ये जो पढ़ाई है मेरी क्लास में बहुत मुश्किल है, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ उन्होंने कमियां कुछ बताई हैं वहां की। नेक्स्ट पॉइंट, तीव्र सहज बुद्धि। बड़े भाई के लिए एक पॉइंट, तीव्र सहज बुद्धि। जो भाई साहब हैं उनकी प्रेजेंस ना कि जो सिक्स सेंस है उनकी बहुत अच्छी है, बिना कहे अंदाजा लगा लेते हैं कि छोटा भाई अब उनसे डरता नहीं है, तो तीव्र सहज बुद्धि। नेक्स्ट पॉइंट, अनुशासन प्रिय, खुद भी अनुशासित रहते हैं और चाहते हैं कि जो छोटा भाई है वो भी अनुशासित रहे, इसलिए अनुशासन प्रिय। और लास्ट पॉइंट, त्याग व समर्पण। क्या त्याग कर रहे थे, एक बच्चे का अपने छोटे भाई के लिए एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कि वो खेलने नहीं जाता, क्योंकि खुद खेलने जाएगा तो अपने भाई को कैसे रोकेगा कि तुम खेलने में समय बर्बाद मत करो। तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे थे ये। तो त्याग और समर्पण की भावना। तो ये जो पॉइंट्स थे ये हमारे बड़े भाई साहब की चरित्र की विशेषताएं हैं, ठीक है। अगर कोई प्रश्न आता है बड़े भाई साहब की चारित्रिक विशेषताएं, तो ये पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं, वहां पे मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो में हमें मौखिक क्वेश्चन के आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे, लिखित प्रश्नों से, ओके। सो फर्स्ट मौखिक क्वेश्चन है, कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी, वो मेंशन किया गया है, वो कंकड़ उछालना, फुटबॉल खेलना, तितली पकड़ना, वो सारी चीजें। नेक्स्ट सेकंड मौखिक प्रश्न, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे। तो इस चैप्टर पर बेस क्वेश्चंस हमेशा आते हैं बोर्ड में, तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। बड़े भाई साहब छोटे भाई को देखते ही सबसे पहला प्रश्न क्या पूछते थे, कहाँ थे अब तक, और उसके बाद उनकी डांट शुरू होती थी। नेक्स्ट थर्ड, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया।
उसको थोड़ा अभिमान हो गया था अपने ऊपर और वो भाई साहब से अब डरना बंद कर चुका था। मौखिक फोर्थ, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? तो उम्र में 5 वर्ष का अंतर था और सिर्फ 3 क्लासें वो उनसे आगे थे। और लास्ट मौखिक प्रश्न, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? वो कुछ चित्र बनाते थे, कुछ अलग अलग तरह की शायरी या कुछ वर्ड्स लिखते थे। एग्जाम्पल में जो वो मेंशन कर सकते हैं आप, जो कि यहाँ पे दिया गया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि श्रीयुत राधे श्याम 1 घंटे और उसके बाद एक चेहरा बना हुआ था, वो चीज, वो लाइन एज इट इज आप चैप्टर की यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आज हमारे मौखिक प्रश्न कंप्लीट हो गए। देन उसके बाद लिखित प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय बाय।